नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी कफन का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कफन कहानी की तात्विक समीक्षा के अंतर्गत कथा वस्तु का अध्ययन किया था। आज हम कहानी के अन्य तत्वों पर चर्चा करेंगे। कहानी का दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। कफन कहानी की बात करें तो कहानी में दो पात्र प्रमुख हैं, घीसू और माधव, और तीसरा पात्र है बुधिया। कफन कहानी में प्रेमचंद ने मानवीय दुर्बलताओं का सफल और यथार्थ चित्रण किया है। इस कहानी के पात्र स्वाभाविक हैं और उनका आधार मनोवैज्ञानिक है। घीसू और माधव समाज की आर्थिक विषमता में शोषित वर्ग के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। उनके चरित्रों में शोषित वर्ग की विपन्नता और उपजीविता साकार हो गई है। इसमें मुख्यतः तीन पात्र हैं, बुधिया, घीसू और माधव। इनमें भी घीसू का चरित्र मुख्य है। बुधिया, घीसू और माधव का चरित्र विकसित करने के लिए कहानी में दिए गए हैं, क्योंकि उसके निधन से ही उनके चरित्र का निखार होता है। प्रेमचंद ने इन दोनों का चरित्र व्याख्यात्मक शैली में न देकर ध्वन्यात्मक रूप में दिया है। दोनों ही कफन के लिए मिले रुपयों से पहले पेट भर खाना चाहते हैं, पर एक दूसरे ने से कह भी नहीं सकते। इसका चित्रण बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रेमचंद ने किया है। उदाहरण स्वरूप कुछ पंक्तियाँ देखिए। जैसे कहानी में एक जगह माधव कहता है, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन लेना चाहिए। घीसू कहता है, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ, और क्या, लाश ढोते ढोते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। दोनों एक दूसरे के मन की बात को ताड़ रहे हैं। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों न जाने किस प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। पात्रों की मनःस्थिति की यह सूक्ष्म विवेचना प्रेमचंद की कुशल लेखन कला का एक स्पष्ट उदाहरण है। संवादों की हम बात जब करते हैं, जो कहानी का तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन, तो कफन कहानी के संवाद हमें एक लड़ी की भांति प्रतीत होते हैं, जो पात्रों की मनःस्थिति का बोध कराने के साथ साथ कथानक को भी गति देते हैं, पाठकों में उत्सुकता उत्पन्न करते हैं और कहानीकार प्रेमचंद की कलात्मकता, वाक्पटुता, सूक्ष्मता और संबद्धता का परिचय देते हैं। कफन कहानी के संवाद पात्रों की मानसिक स्थिति और उनके आंतरिक विचारों का सम्यक परिचय देते हैं। यह चित्रण केवल संवादों के माध्यम से ही हो सकता है। घीसू और माधव की मनोव्यथा और अकर्मण्यता पर प्रकाश डालने वाला यह संवाद देखिए। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती,
देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। कुछ संवाद ऐसे हैं जिनसे कथानक आगे बढ़ता है और पाठकों में उत्सुकता जागृत होती है। इस तरह के संवाद का यह उदाहरण देखिए। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा। माधव को विश्वास न आया, बोला कौन देगा? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। यहाँ संवादों में पात्रों का व्यक्तित्व भी है और कथानक की गति भी, साथ ही रोचकता और संबद्धता भी कम नहीं है। कफन कहानी का आरंभ और अंत प्रेमचंद की कला कुशलता का परिचायक है। इसके आरंभ में ही समस्या का प्रस्तुतिकरण है। घीसू और माधव प्रयत्न करके हार गए हैं, पर बुधिया की दवा दारू के लिए कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। इससे उनका मन हताश और दिमाग चिड़चिड़ा हो गया है। समस्या के इस मार्मिक पक्ष का उद्घाटन इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे अलाव के समान चुपचाप बैठे हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। एक निर्धन बिना दवा की सहायता किस प्रकार तड़प रही है, इसका संपूर्ण वातावरण हमारी आंखों के सामने सजीव हो जाता है। इस प्रकार अंत में कथा का विकास जीवन की एक भयानक व्यंग पर समाप्त होता है। घर पर बुधिया मरी पड़ी है और उसका पति और ससुर। जो अंतिम पंक्तियां हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं। दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए। आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। कहानी का तीसरा तत्व है देशकाल या वातावरण। बच्चों, प्रस्तुत कहानी का वातावरण बहुत ही सजीव और मार्मिक है। इसमें आद्योपांत मार्मिक करुणा भरी पड़ी है। गरीबों की दुर्दशा और उनकी मानसिक व्यथा के सजीव आकलन से वातावरण भी कारुणिक सा हो गया है। पियक्कड़ों की दशा और मदहोशी का भी अच्छा चित्र प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। आरंभ से ही वातावरण की सजीवता ध्वनित हो रही है। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई और सारा गांव अंधकार में लय हो रहा था। इस मौन वातावरण में रह रहकर उठने वाली बुधिया की प्रसव पीड़ा और भी करुणापूर्ण दृश्य अंकित कर देती है। ऊपर से घीसू और माधव की अकर्मण्यता और स्वयं खाने की फिक्र एक गहरा व्यंग पाठकों पर छोड़ती है। इसी तरह गरीब की मृत्यु पर चित्रित वातावरण में अन्य ग्रामीण स्त्रियों की दशा का वर्णन द्रष्टव्य है। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। यहाँ इन स्त्रियों की बेकसी वातावरण को सजीव कर रही थी। कहानी के अगले तत्व के रूप में हम बात करेंगे भाषा और शैली की। कफन की भाषा सरल, सहज, अभिव्यक्तिपूर्ण और मुहावरेदार है। इसमें
साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली भी कलात्मक है। छोटे वाक्यों और व्यास प्रधान शैली में प्रेमचंद ने भावों की अनूठी व्यंजना की है। इस अभिव्यंजनापूर्ण भाषा का एक उदाहरण देखिए। यहाँ के वातावरण में सरूर था और हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। सहज सरल शैली में पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से प्रेमचंद ने किया है। शिल्पगत उत्कृष्टता, विषय विविधता है। बहुचर्चित कालजयी कहानियों में यह कहानी विवादास्पद रही। भाषा शैली की दृष्टि से समर्थ रचनाकार प्रेमचंद जी के विषय में भीष्म साहनी का एक वक्तव्य है। वे कहते हैं, मुझे प्रेमचंद की ज़बान प्रभावित करती है। उसमें मुहावरा है, लोच है। बोलचाल की ज़बान में जानी जाने वाली सूझ है। प्रेमचंद के बाद ऐसी ज़बान किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि भाषा के प्रति जो खुलापन प्रेमचंद जी में था और रचनात्मक प्रयोग वह कर गए, भाषा की जैसी पकड़ उनमें थी वैसी बाद में देखने को। कहानी का अंतिम तत्व होता है उद्देश्य। उद्देश्य की दृष्टि से हम जब इस कहानी की बात करते हैं तो यह कहानी एक यथार्थवादी कहानी है। मनोवैज्ञानिक यथार्थ की रचना होने के कारण इसका उद्देश्य है शोषण और गरीबी से उत्पन्न अकर्मण्यता और लापरवाही और उपजीविका का सच्चा चित्रण। प्रेमचंद यहाँ शोषण और अन्याय के विरुद्ध हैं। मानवता का यह शाश्वत प्रश्न कफन कहानी में प्रेमचंद ने व्यक्त किया है कि सामाजिक मान्यताओं के प्रति विद्रोह की भावना स्वतः ही जाग उठती है। इसका एक उदाहरण देखिए। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ही है, मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से यह यथार्थवादी कहानी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं तथा निर्धन मजदूर और किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके भी 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, वहाँ खीसू और माधव के कामचोर हो जाने को लेखक ने उचित माना है। लेखक ने यहाँ किसानों मजदूरों में चेतना जगाने का प्रयास भी किया है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना उनका उद्देश्य बन गया है। गरीबी व्यक्ति को किस स्तर तक संवेदन शून्य और जड़ बना सकती है, खीसू और माधव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। किसी भी सभ्य समाज को आर्थिक स्थिति की ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणी को सोचने पर अवश्य बाध्य करेगी। धन्यवाद।